वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडमिशन स्टडी सेंटर। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 का आगे का पोर्शन, जहां पर हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था ऑन द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में भरपूर तरीके से जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पूरी रे डायग्राम्स कैसे फॉर्म होती है वो सारी चीज़ें मैंने समझाया। वहाँ पर कैसे कैसे आपको डिस्टेंस खासकर प्रॉपरली लेना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर में भी उतना ही ध्यान आप लोगों ने देना है बेटा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँगा आपके इमेज फॉर्मेशन के वक्त, तो आपको वो रे डायग्राम्स को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ऑफ कि आपको निकालने भी आ सकती है फॉर द एग्जामिनेशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझना बड़ा आसान है। अगर एक बार अगर माइंड में क्लियर हो गया, बाद में उतने पार्ट के जो राजा है वो आप ही रहोगे। समझ में आ रहा है? करना आपको है, लेकिन उसके लिए मेहनत और उसके लिए जो जज्बा लगना चाहिए वो आप दो, तो अपने आप वो बेहतर बनते चलेगा। चलो, तो हम वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन तक के पहुँच गए थे, लेकिन हमारा थोड़ा सा उससे रिलेटेड पार्ट बचा हुआ था। जैसे कि हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसके जो यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के, वो हमने पढ़ने बाकी थे। हम उसको पढ़ लेते हैं फास्ट में, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट यूज अगर हमको पढ़ना है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो वो है बेटा कि जो कॉन्वेक्स मिरर्स है वो जो व्हीकल्स है उसके साइड मिरर्स में लगाए जाते हैं ज्यादातर। जो कॉन्वेक्स मिरर है आर यूज्ड एज अ रियर व्यू इन द व्हीकल। रियर व्यू का मीनिंग क्या है, जो साइड में जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो साइड मिरर के तौर पे किसका यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या करेगा, देखो, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यूज इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड। रियर का मीनिंग होता है बैक। रियर का मीनिंग क्या होता है, बैक। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स है ये यूज किए जाते हैं एज अ बैक व्यू, बैक व्यूअर के तरफ है ना, पीछे का हिस्सा। मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है या कोई गाड़ी वगैरह आ रही है पीछे से, तो वो फास्ट वे में आ रही है, हमारे क्लोज तो नहीं है, नजदीक तो नहीं है, ये सारी चीजें कॉन्वेक्स मिरर के वजह से कैपेबल हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है एक्चुअली में उन सबको देखना। समझ में आ रहा? तो जो पीछे का साइड जो है अपन तो गाड़ी चलाते वक्त सामने की ओर देखेंगे, लेकिन हमारे पीछे से अगर कोई गाड़ी वाला अगर आ रहा है, कोई कार वगैरह लेकर आ रहा है, और वो अगर एक्सीडेंट ना कर दे, उस वजह से उसको बराबर देखने के लिए, मतलब पीछे का ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, वहां पर जो मिरर्स यूज होते हैं वो मिरर्स होते हैं एज अ कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन से मिरर होंगे, कॉन्वेक्स मिरर। आसान है भैया, आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्या यूज है, बिग कॉन्वेक्स मिरर, बड़े साइज का कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा? बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। मतलब कि जो बड़े साइज के कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज किए जाते हैं एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर। अब ये कैसे होता है, देखो, ये जो मिरर होता है बड़ा साइज का, वो क्या होता है, वो एकदम मतलब स्टार्टिंग पे अगर आप बोलो, मतलब एकदम बिगिनिंग में दुकान के वगैरह वहां पर लगाया जाता। मतलब जो भी एंटर करेगा इसमें शॉप में, तो पूरा एरिया उस शॉप का कवर कर लेता है, वो मिरर के अंदर में दिखता है। और वो मिरर क्या करता है, जो ओनर है वो उस मिरर में देखते रहता है बराबर से कि कौन जा रहा कौन आ रहा, और वो क्लियर रहता मिरर यार, तो वो समझ में भी जल्दी से आ जाता। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें पहले टेक्निक यूज होती थी, अभी तो कैमरास वगैरह आ ही गए हैं, लेकिन पहले ऐसा भी यूज किया जाता है। और अभी भी आपको कोई ट्रेडिशनल दुकानों में ये देखने मिलेगा बिग कॉन्वेक्स मिरर का यूज। ओके, चलो, तो ये थे आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूज। आप यहाँ तक कि आपका कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन है या फिर जो टर्म्स है वो हमको अभी समझना है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें वहाँ पे उससे रिलेटेड समझना है। जैसे कि पहला है आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर होता है बेटा दो प्रकार के, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए भी साइन कन्वेंशन जो है वो सेम ही रहते, बस थोड़ा डिफरेंट रहता कि जो डिस्टेंस है वो अगर राइट साइड में है, मतलब मिरर के वो साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव रहेगा। यही फर्क रहेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखो, मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए बनाकर दिखाया है। आपने क्या समझना है, इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है। इसके लिए आपको करके मतलब मिरर की पोजीशन उल्टी कर दो, बस मिरर की पोजीशन उल्टी कर दो, क्योंकि पोल तो ओरिजिन है। और जो साइन कन्वेंशन है वो आपको कौन से फॉर्म में पढ़ना है, कार्टेशियन। और कार्टेशियन का मीनिंग क्या होता है, जो कन्वेंशन होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के लिए बनाए जाते हैं। जो आपको वर्ड यूज हुआ है ना वहां पर, कार्टेशियन
साइन कन्वेंशन। तो कार्टेशियन जो है उसने क्या किया था कि एक पॉइंट को एज अ ओरिजिन उसने कंसीडर किया और वहां से उसने दो लाइन ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग उसने कन्वेंशन दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब कि एक्स डैश पे है तो वो इतने एरिया में उसका क्या रहेगा, वैल्यू नेगेटिव रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी, अपर साइड है तो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा उसने किया था। ठीक है, तो उसको बोला जाता है साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या होता है अगर मिरर की बात करेंगे तो ये जो आपका पोल ऑफ द मिरर है, ये जो आपका पोल ऑफ द मिरर है, ये पोल ऑफ द मिरर ही रहता आपका ओरिजिन। ये क्या रहता आपका ओरिजिन रहता। मतलब अगर हम बात करेंगे पोल ऑफ द मिरर की तो पोल ऑफ द मिरर आपका ऐसा काम करेगा ओरिजिन का। ठीक है, अब ओरिजिन का लेफ्ट साइड ये हो गया, ओरिजिन का राइट साइड ये हो गया, ओरिजिन का अपवर्ड पोर्शन मतलब कि अबव पोर्शन, ओरिजिन का डाउनवर्ड पोर्शन। तो अभी साइन कन्वेंशन मतलब कि साइन क्या रहेंगे, उस डिस्टेंस के इमेज जो फॉर्म होती है या फिर ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होता है उसकी हाइट क्या रहेंगी, पॉजिटिव में रहेंगी या नेगेटिव में रहेंगी, है ना। ये सारी चीजों के बारे में अपने को समझना है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो अब देखते हैं एज अ ओरिजिन। अब ये जो डायग्राम है ये क्या बोल रहा है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही दिखा जाता है, बनाया जाता है ऑन द मिरर। मतलब कि मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम देखेंगे तो एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस किया जाता है। अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वहां से फ्लो कराएगा इंसिडेंट लाइट। क्या फ्लो कराएगा वहां से, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो वो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है, लेफ्ट से लेके तो राइट तक के इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन होगी। मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट लाइट विच इज कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, विच इज emerged from the object, and the direction of the incident light is incident ray of light is left to right. It means light flows or travel in the direction of mirror, मतलब कि मिरर के डायरेक्शन में वो फ्लो होती है। समझ में आ रहा है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मिरर। ठीक है, उसके बाद में अब आपने यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं भी दिखा है तो भी चल जाएगा साइन कन्वेंशन में, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक है, कॉन्केव मिरर का था। तो अब क्या होगा देखो, अब ये हो गया आपका मिरर जो कि आपका ओरिजिन, जो कि है आपका ओरिजिन। तो यहाँ से ये हो गया सेपरेट दो पार्ट, ये हो गया लेफ्ट पार्ट पोल से और पोल के उधर वाला पार्ट रहेगा राइट साइड पार्ट। कौन सा रहेगा वो, राइट साइड पार्ट। अब जो लेफ्ट पार्ट रहेगा पोल के इधर वाला वो जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव। मतलब कि पोल से लेके तो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जितने भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं और उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। वो क्या रहेगा, नेगेटिव। वही अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मिरर इमेज अगर फॉर्म होती है, अगर कॉन्वर्जेंस में जैसा आपने कॉन्केव में देखे थे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी कहाँ हो रही थी, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो रही थी। मतलब कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा फ्रॉम द पोल वो रहेगा नेगेटिव। मतलब कि हमने यहाँ पर लिखे अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, तो वो हम लिखेंगे एज अ नेगेटिव, है ना। अगेंस्ट टू द इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट राइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो क्या रहेगा, नेगेटिव डिस्टेंस। वही अगर हम आते हैं राइट हैंड साइड में तो वो है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट राइट, मतलब राइट में। तो वहां पर क्या होगा, जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, उसको हम लेंगे एज अ पॉजिटिव। मतलब कि जैसा देखो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो हम जो डिस्टेंस है वो क्या लेते, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के लेते। हम जो डिस्टेंस है वो क्या लेते, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के लेते। जिस भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा उस पोजीशन तक की उसका डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि ये P से लेके ये ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज मान के चलते हैं अपन है 12 सेंटीमीटर, ऐसा इमेजिन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 12 सेंटीमीटर है बेटा, ये आप लोगे माइनस में, ये आप किसमें लोगे, माइनस में। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस टेकन अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव डिस्टेंस। वो सभी डिस्टेंस कैसे रहेगा,
जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी वो देखो आपकी राइट हैंड साइड में, मतलब बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही थी। तो वैसे केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा फ्रॉम द पोल वो रहेगा पॉजिटिव। वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं उसके हाइट पे, मतलब साइज पे, है ना। हमने बोले थे ना इमेज का साइज स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट का साइज बिगर है, या फिर ऑब्जेक्ट का साइज बिगर स्मॉलर है तो इमेज का साइज बिगर है ना। या फिर सेम साइज के भी आए थे आपके। तो ये जो अलग अलग साइज के, सेम साइज के ये जो ऑब्जेक्ट आ रहे थे, इमेजेस आ रहे थे, इट मीन्स कि वो वहां पर शो कर रहे थे उसकी हाइट फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस से वो ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की क्या हाइट है उसको हम बोलेंगे उसका साइज, ठीक है। तो अगर ये है आपकी पैरेलल एक्सिस, सॉरी ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पैरेलल एक्सिस बोल दिया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो रहता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भैया पहली बात, जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होती है जनरली, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होगी या फिर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो वैसे केस में जो उसकी हाइट है, मतलब कि उसका जो साइज है वो हम लेंगे पॉजिटिव अगर अपवर्ड है तो, और अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर अपवर्ड है मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंगे पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, और वही अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका कंप्लीटली आपका साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो ये स्फेरिकल मिरर मतलब ये एप्लीकेबल होगा दोनों ही मिरर्स के लिए, लाइक कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। मैंने यहाँ पर कॉनकेव लिया, कॉन्वेक्स के लिए ऐसे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा सिर्फ। ओके, अब ये जो मैंने जितना भी बताया हाइट नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद में डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव, वही हमने यहाँ पर पूरा उतारा है। चलो इसको भी शॉर्ट में और थोड़ा फास्ट वे में समझ लेते हैं। मतलब आपको ये जो मैंने बताया अभी पूरा डिक्टेट किया ओरली, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले इन दिस कन्वेंशन द पोल इज टेकन एज ओरिजिन, है ना। कोई भी कार्टेशियन फॉर्म होता है वहां पर रहता है ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन है इस कन्वेंशन का ये हम लेंगे एज अ पोल। किसको लेंगे ये हम? एज अ पोल को लेंगे बेटा। उसके बाद में द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स डैश। मैंने यहाँ एक्स डैश एक्स, ये एक्स डैश एक्स ऐसा मैंने बताया। इधर भी नेगेटिव, एक्स डैश में एक्स में पॉजिटिव। अगर वाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से अगर ऐसे इमेजिनरी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाई एक्सिस बन जाता है, तो वाई और वाई डैश ऐसा, ठीक है। देखो एक्स डैश एक्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ में आया। ओरिजिन लेंगे एज अ पोल को ओरिजिन लेंगे, और साथ ही साथ में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो लेंगे हम एज अ एक्स एक्सिस। क्या लेंगे उसको? एक्स एक्सिस। आफ्टर दैट साइन कन्वेंशन कैसे रहेंगे? फर्स्ट साइन कन्वेंशन, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर प्लेस किया जाएगा? टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। आपने रे डायग्राम्स में भी देखे है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट ऑफ द मिरर में ही प्लेस किए जाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लाइट ऑब्जेक्ट पे आती है, लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, ऑब्जेक्ट पे नहीं, जो लाइट ऑब्जेक्ट से आती है वो फॉल होती है मिरर पे, कौन से साइड में? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और जब भी आप जो लाइट फॉल देख रहे थे, मतलब कि जो लाइट का इंसिडेंस देख रहे थे, वो आप देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में ही हो रहा था, है ना, मिरर पे। उसके बाद में ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। वही मैंने बताया कि जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे जो कि पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब कि अभी यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा तो ये आपका हो गया, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा ये हो गया, है ना। तो ये जो पोल से लेके इस पॉइंट, इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट जा रहा, मतलब उसके जो पूरे डिस्टेंसेस है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे? आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मतलब कि अगर ये पोल ऑफ द मिरर है, मतलब यहाँ पर 0, यहाँ से वो बढ़ते बढ़ते जाएगा नेगेटिव, यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाएगा पॉजिटिव, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। समझ में आया? देन थर्ड वन,
ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। मैंने बताया वही कि अगर मान लो ये देखो ये आपका पोल है मतलब कि ओरिजिन है, तो जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टू द राइट ऑफ द मिरर मतलब कि राइट ऑफ द ओरिजिन, ऐसा भी बोल सकते राइट ऑफ द ओरिजिन, वो हम हमेशा क्या लेंगे आर टेकन एज अ पॉजिटिव। ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वही दोज मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, और जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन में आएगा वो रहेंगे एज अ नेगेटिव डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिख कर दिया दोस्तों आपके लिए, ये डिस्टेंसेस यहाँ पर लिख कर दिया नेगेटिव डिस्टेंस। कहाँ लेफ्ट ऑफ द पोल, लेफ्ट ऑफ द पोल, ये पोल को भी ध्यान में रखना मतलब कि ओरिजिन को आपके है ना, पोल को आपने ओरिजिन बोले। आफ्टर दैट द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते है ना, जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे डिस्टेंसेस जो कि हम जिसको हाइट भी बोल सकते हैं या फिर साइज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड किए जनरल यूज किए, वर्ड यूज किया हमने वहां पर डिस्टेंस, लेकिन आप उसको हाइट भी बोल सकते हो। ये है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे डिस्टेंसेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है और परपेंडिकुलर है, उसको बोला उसको हम लेंगे एज अ पॉजिटिव डिस्टेंस। उसको क्या लेंगे हम एज अ पॉजिटिव डिस्टेंस। वही जो डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, वो ऐसे डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर होंगे और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ नेगेटिव डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव डिस्टेंस। समझ में आ रहा? तो ये थे बेटा आपके साइन कन्वेंशन, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में आने वाला है मिरर फॉर्मूला। उसके बाद में आप जब न्यूमेरिकल्स की बात करोगे तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो चीज ध्यान में रखना। ये लेसन की जितनी थियरी महत्वपूर्ण है उतने ही न्यूमेरिकल्स भी महत्वपूर्ण है। फिजिक्स है भाई, न्यूमेरिकल्स का काम तो आएगा ही उसमें, है ना, तो न्यूमेरिकल्स को भी उतने ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान है, बस अंडरस्टैंड अगर ये है, फॉर्मूले से याद है, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और जो क्वेश्चंस को पूछने की टेक्निक होती है उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन। ये दो चीजें अगर आप में आ गई, इन दो चीजों का अगर कॉम्बिनेशन बना डाले तो उसके बाद में आपको जमेगा, आसानी से जमेगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, हम उसके बाद में देखते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 189 के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आपको दिया हुआ है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस, मतलब कि साइज एक प्रकार से, ठीक है। चलो तो चलिए अभी हमने देखे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। अभी हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला जो है ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड बिटवीन द, मतलब कि वो तीनों के बीच में रिलेशनशिप है एक प्रकार से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, साथ ही साथ में डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ, ये तीनों के बीच का रिलेशन। अब एक एक करके हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर जनरली जो फॉर्मूला ये डेराइव होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेरिवेशन, लेकिन वो डेरिवेशन आपको ऑन द हायर इन द हायर क्लास आपको पढ़ते चलना है। वो अभी फिलहाल में हमको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है वैसे ही इसको याद रखना है। समझ में आ रहा? इसका जो पार्ट है वो अगर हम पढ़ने जाते तो वो और आपको कंफ्यूज करेगा और वो एक अलग दिशा में चला जाता है, ठीक है। तो आपको जो मिरर फॉर्मूला वगैरह जो है ये सब कुछ आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है और हमको पढ़ना भी डायरेक्टली है, याद रखना है डायरेक्टली, कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखो उसको। रेसिप्रोकल क्यों देते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो डेरिवेशन जब हम पढ़ते हैं तो डेरिवेशन में अपने आप को समझ में आता है, लेकिन स्टिल हमको यहाँ पर उससे लेना देना नहीं है, हमको फिलहाल में यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूले को याद रखना है। ओके, अंडरस्टैंड करो कि हमको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो, द मिरर फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल
इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि अगर आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर पे ये है पोल और ये साइड पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका पोल, ये पोजीशन पे है ऑब्जेक्ट। तो ये पोल से लेके जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस रहेगा, ये पोल से लेके तो ये जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट करते हैं बाय यू। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट करते हैं बाय यू। समझ में आ रहा है? मतलब कि स्मॉल यू का हम यूज करते हैं फॉर डिनोटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद में द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और जो दूसरा डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर वो है इमेज डिस्टेंस। मतलब अभी इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में भी फॉर्म होती है, राइट हैंड साइड में भी फॉर्म होती है ना। अगर आपका अगर ये पोल है, ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका पोल है, तो इमेज इस दिशा में भी फॉर्म हो रही थी कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ पर भी ये डिस्टेंस पे भी ऐसे भी फॉर्म हो रही थी, है ना। या फिर वो हो सकती थी कि यहाँ पर फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जा रही है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्म होती है। तो वो पोल से लेके वो इमेज का कितना डिस्टेंस है, वो पोल से लेके वो इमेज का कितना डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज। उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब कि इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय वी। इमेज डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे? बाय वी। आफ्टर दैट फोकल लेंथ, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो जब हम वो कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे फॉर द स्फेरिकल मिरर, वहां पर फोकल लेंथ क्या थी? अगर ये एक कॉन्केव मिरर है और इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपन, और ये है आपका पोल, तो वहां पे ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो कॉमन डिस्टेंस होता है एक प्रकार से, उसको हमने बोले थे फोकस। और फोकस की जो फोकल लेंथ है वो होती है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। मतलब कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है मिरर का और पोल ऑफ द मिरर होता है, उसके बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और आपने ये भी पढ़े थे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ रहता है। मतलब कि जो आपका फोकल लेंथ है वो हाफ ऑफ द रेडियस रहता है उस मिरर के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको रिलेशन बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी फोकल लेंथ भी आपको क्लियर हो गई होगी। फोकल लेंथ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस बोले तो फोकल लेंथ। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एफ। अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर में। तो मिरर फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे? द रिलेशन गिवन बाय द, हम ऐसा बोलेंगे, द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, वो मतलब कि एक प्रकार से एक रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा? वो मतलब एक संबंध तैयार करता है किसके किसके बीच में? वो होता है इमेज के डिस्टेंस के बीच में। इमेज के साथ में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, और ऑब्जेक्ट के साथ में जो फोकल लेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट की कितनी है, या फिर उस मिरर की कितनी, ऑब्जेक्ट की नहीं बोलेंगे हम, उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। उसको क्या बोलेंगे हम? मिरर फॉर्मूला। इट इज रिटन एज, इसको कैसा लिखते हैं? लाइक ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में। याद रखना इसको, रेसिप्रोकल के फॉर्म में ये याद रखना, 1/v। अब v माने इमेज डिस्टेंस। अब देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं? दैट इज 1/, और इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/, f के लिए क्या है? फोकल लेंथ। f के लिए क्या है? फोकल लेंथ। समझ में आ रहा? कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका
इमेज आपका जो है ये है आपका पूरे तरीके से मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम? मिरर फॉर्मूला। इस तरीके से ये डायरेक्टली आपको याद रखना, बेटा बार बार बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा डायरेक्टली याद रखो। कैसे आता है ये आपको डेरिवेशन वगैरह वो आपको है, लेकिन वो डेरिवेशन पर से आता है। वो डेरिवेशन वगैरह हम यहाँ पर लिखा नहीं रहे हैं फिलहाल में, आपको आपके सिलेबस वगैरह में भी कवर अप नहीं है उसका, सो हम इसको डायरेक्टली ध्यान रखते हैं फॉर द मिरर फॉर्मूला। ओके, और एक चीज ध्यान में रखना कि फोकल लेंथ और सॉरी इमेज का डिस्टेंस और जो मिरर का डिस्टेंस है इनके बीच में जो है ये प्लस का साइन होता है। जब आप लेंस के लिए पढ़ोगे, मतलब कि आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, तो वहां पर जो लेंस फॉर्मूला आता है वहां पर वो थोड़ा नेगेटिव साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो ध्यान में रखना, ठीक है, वो ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला के लिए। अब आते हैं अपन मैग्नीफिकेशन पे। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या रिलेट करता है? मैग्नीफिकेशन जनरली रिलेट करता है एक्चुअली में इमेज जो फॉर्म होती है बाय द ऑब्जेक्ट, जो इमेज उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है उससे रिलेटेड है आपका मैग्नीफिकेशन। तो चलो मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैग्नीफिकेशन की एक प्रकार से। क्या मतलब जनरली क्या बोलेंगे हम मैग्नीफिकेशन को, कैसे उसको डिफाइन करेंगे? देखो द मैग्नीफिकेशन रेफर्स टू, एक्चुअली मैग्नीफिकेशन किससे रेफर करता है? मैग्नीफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइज ऑफ एन इमेज। एक तो इमेज का साइज बढ़ना या फिर कम होना। समझ में आ रहा है? जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द मिरर, तो वो जो इमेज फॉर्म होगी है ना, उस इमेज का इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑप्टिकल सिस्टम। और मैंने यहाँ पर मिरर क्यों नहीं यूज किया, ऑप्टिकल सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि इमेज माइक्रोस्कोप भी फॉर्म करता है, मतलब कि कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर भी फॉर्म करते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस भी फॉर्म करते हैं इमेज। मतलब कि एक प्रकार से जो ऑप्टिकल सिस्टम है जहां पर लाइट कंसिस्ट करते हैं, वो जहां पर लाइट प्रेजेंट होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब कि ऑप्टिक्स, और जो एक सिस्टम है लाइक आपका माइक्रोस्कोप, आपके लेंस, उसके माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले, टेलीस्कोप में यूज होने वाले लेंस, मिरर्स है ना, व्हीकल्स वगैरह में, ये सारी चीजें, तो वो जो इमेज फॉर्म करते हैं उस इमेज का साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रू साइज, मतलब ओरिजिनल साइज के अकॉर्डिंग। मतलब कि मैग्नीफिकेशन किसे बोलेंगे? अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट लिए जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो यह ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज है, यह ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज है। अब कोई अगर यह ऑब्जेक्ट अगर लाइट रे फॉल करता है और अपनी इमेज, खुद की इमेज अगर फॉर्म करता है, तो वो जो इमेज है वो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, है ना? वो इमेज की जो साइज है वो ज्यादा रहे या कम रहे, वो उसको बोलेंगे उसका मैग्नीफिकेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? उसका मैग्नीफिकेशन। इट मींस देयर इज अ इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब कितने एक्सटेंट तक के वो बढ़ती है या कम होती है इमेज का साइज, उसी को हम बोलेंगे उसका मैग्नीफिकेशन। उसी को क्या बोलेंगे? उसका मैग्नीफिकेशन। मतलब मैग्नीफिकेशन जनरली रेफर्स टू द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज का वो क्लियरिटी उस साइज के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीफिकेशन एक प्रकार से। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए जब आप साइज ऑफ द इमेज पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको लिखकर आता है स्मॉल साइज और हाईली मैग्नीफाइड, है ना, ऐसा वगैरह लिखकर आता है, या स्मॉल लो मैग्नीफाइड ऐसे, ठीक है? चलो ये है आपका मैग्नीफिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की, यहाँ पर न्यूमेरिकली अगर उसको अगर हमें डिफाइन करना है या फिर एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, क्योंकि आपको वैल्यू दी हुई है साइज की, और उस साइज पर से अगर आपको वैल्यू पर से अगर आपको नंबर पर से अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो दो प्रकार से। पहला है मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने हाइट जो है इमेज और ऑब्जेक्ट का वो देखे थे साइड कन्वेंशन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मैंने बताया था आपको, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मैंने बताया था आपको, ठीक है? तो वहां पर जो मैग्नीफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, है ना? मतलब रेशियो किसका? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा डिनोमिनेटर में, हाइट ऑफ द इमेज रहेगा न्यूमरेटर में, और जो m है उसको हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। देखो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा,
ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। m इक्वल टू h2 अपॉन h1, वेयर m इक्वल टू मैग्निफिकेशन आपका, उसके बाद में h1 जो है वो है आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और h2 जो है वो है इमेज की हाइट। समझ में आ रहा? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद में मैग्निफिकेशन आर आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज v। मतलब कि क्या होता है कि हर बार हमें कभी कभार क्या होता है कि जो हाइट होती है वो काफी स्मॉल होती है ना, बहुत ही स्मॉल होती है, पॉइंट साइज। तो वैसे मौके पे जो मैग्निफिकेशन अगर हमें चेक करना है उस इमेज का, मतलब कि उसकी क्या क्लियरिटी रहेगी, क्या उसका साइज रहेगा एक्चुअली में, वो अगर हमें चेक करना है तो वैसे मौके पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ इमेज का फॉर्मूला यूज करना होता है। मतलब कि वो जो है फॉर्मूला वो है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर हम माइनस साइन लगाते हैं उसके सामने में माइनस साइन जो है वो पुट करते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो इमेज वगैरह है वो फॉर्म होती है नेगेटिव इसमें। जरूरी नहीं हमेशा, लेकिन ये प्रूफ फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए, जहां पर मैग्निफिकेशन के लिए आप यूज करते हो v माइनस v अपॉन माइनस u। अब फिर से m मतलब मैग्निफिकेशन, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? तो ये आप यूज करोगे दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब आपको ये दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मतलब आपका जो m है, आपका जो m है वो अगर नेगेटिव है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, समझ में आ रहा है क्या? m की वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब कि जो मैग्निफिकेशन है उसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। इमेज क्या रहेंगी? इमेज इज रियल। ध्यान में रखना, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में ये भी पूछते हैं मैग्निफिकेशन निकालो, मिरर फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालो और साथ ही साथ में बताओ कि वो इमेज जो इमेज है उसका नेचर क्या था। तो रियल और वर्चुअल है क्या वो बताना पड़ेगा। तो वो कब बताएंगे? जब हम बोलेंगे कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो जो इमेज रहेंगी वो क्या रहेंगी? रियल रहेंगी। इमेज क्या रहेंगी? रियल रहेंगी। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है इमेज इज वर्चुअल। वहां पर इमेज कैसी फॉर्म होती है? वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग नकली एक प्रकार से बोल सकते हैं, अनरियल। अनरियल जो रियलिटी में फॉर्म नहीं होती उसको बोलेंगे अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है। समझ में आया? ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज आपकी फॉर्म होगी रियल, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज जो रहेंगी वो रहेंगी वर्चुअल। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा? रियल एंड वर्चुअल। रियल साथ में, रियल के साथ में रहती है इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल के साथ में रहती है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मीनिंग अपवर्ड में, राइट अपवर्ड में। समझ में आ रहा है? राइट में अपवर्ड पोजीशन में, ठीक है ना? ऊपर ही, अपवर्ड मतलब ऊपर ही साइड में, ठीक है ना? ऐसा मतलब बिलो द ऑब्जेक्ट वो फॉर्म नहीं होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होती वर्चुअलिटी, मतलब कि इरेक्ट रहेगी, खड़ी एक प्रकार से, ठीक है? चलो, ये था आपका मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल बेसिस, ठीक है? अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं लेता हूँ कुछ न्यूमेरिकल, हम सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल और उसके साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इमेज की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होते हैं और उसका साइज वगैरह क्या होता है। आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। पहले दो एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, उसको ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम और कुछ एग्जाम्पल लेंगे एट द एंड ऑफ द लेसन, ठीक है ना? या फिर आपको वर्कशीट में वो मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है? चलो, तो चलिए अभी तक के हमने थ्योरी पार्ट कवर करे। अभी हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला, ठीक है? क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अब जो ऑटोमोबाइल है वहां पर ऑटोमोबाइल में जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है फॉर द रियर व्यू, मतलब कि पीछे जो बैक साइड का जो व्यू है, जो एरिया है वो देखने के लिए, है ना? तो वो जो यूज किया गया हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर, ठीक है? इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर कोई बस जो कि मतलब कि आपका ये बस क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, बस क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, तो वो जो
फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि उसका डिस्टेंस, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज मतलब वर्चुअल है या रियल है वो। साइज ऑफ द इमेज मतलब कि एक प्रकार से उसका मैग्निफिकेशन, समझ में आ रहा है? साइज ऑफ द इमेज मतलब कि एक प्रकार से उसकी हाइट बोले तो उसका मैग्निफिकेशन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कौन से साइड में होता है? वो होता है टू द राइट साइड, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और वही आपका उसका रेडियस रहेगा एक प्रकार से, उतना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा आपका r, ये क्या रहेगा आपका r, और r है राइट हैंड साइड में, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है राइट हैंड साइड में। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में रहता है तो वैल्यू कैसे रहती है? पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और ऑब्जेक्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्जेक्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है ना? आपने देखे ना साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, और वो है पोल से लेके 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। वो कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर, मतलब कि u की वैल्यू आ गई 5 मीटर, u की वैल्यू आ गई 5 मीटर और r की वैल्यू आ गई 3 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हम डिनोट करते हैं v से, मतलब कि पोजीशन ऑफ इमेज मींस ही क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब ही क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से या फिर ऑब्जेक्ट से जो मिरर है, मिरर से जो डिस्टेंस है इमेज का वो कितना है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे, हमको दी हुई है u और r। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें r गिवन है, तो r का रिलेशन है फोकल लेंथ के साथ में, तो पहले वो निकालेंगे, उसके बाद में मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला में हमें मिल जाएगा f और v की वैल्यू। अब उसके बाद में साइज निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन। कितना मैग्निफिकेशन है उसका जनरली साइज रहता है, मतलब कि उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वहां पर जो साइज है वो कितने इससे कम है, मतलब कि विच इज स्मॉलर इन साइज बाय हाउ मेनी, तो वो हमें देखना पड़ेगा बाय द मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो पहले गिवन, सबसे पहले गिवन आपको है गिवन r की वैल्यू है +3.00 मीटर। प्लस क्यों? बिकॉज ऑफ योर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। फिर आपको गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि u की वैल्यू आएगी -5.00 मीटर। नेगेटिव क्यों? माइनस क्यों? समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव। उसके बाद में 2 हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 2 हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमें निकालना है एक्चुअली में पोजीशन। तो पोजीशन का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज v इक्वल टू हाउ मच। उसके बाद में हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज, मतलब कि वर्चुअल है। नेचर ऑफ इमेज ये हम सबसे लास्ट में बता ही देंगे। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, मतलब कि नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है, रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो जो इमेज है वो वर्चुअल रहेगी। अगर नेगेटिव है मैग्निफिकेशन तो रियल है, ध्यान में रखना इमेज। उसके बाद में साइज, समझ में आ रहा है? साइज ऑफ इमेज। ऐसी 3 चीजें हमें निकालना है वहां पे। ओके चलो, अब हम लिखेंगे इसका कैलकुलेशन। वी हैव r इक्वल्स टू 0.3.00। ऐसे लिखेंगे हम। वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट, हमें पता है कि r इक्वल टू होता है 2f, देयरफॉर f इक्वल टू हो जाएगा r/2। पुट r इक्वल टू 3 मीटर इन अबव इक्वेशन।
इन अबव इक्वेशन हम पुट करेंगे r इक्वल टू 0.300 मीटर, देयरफॉर f इक्वल टू प्लस 3.00 अपॉन 2, देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 1.5 समझ में आ रहा है 1.50 समझ में आ रहा है 1.50 मतलब आपकी फोकल लेंथ कितनी मिल गई 1.50 मीटर, समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये बन गया आपका फोकल लेंथ, ये क्या बन गया आपका फोकल लेंथ। अभी हमारे पास में अगर दो वैल्यूज दी हुई है मिरर फॉर्मूला की, तो उस पर से हम क्या निकाल सकते, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते। तो अभी देखो यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमारे पास में वैल्यू है f की, हमारे पास में वैल्यू है u की, तो हम v की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, बट we want to calculate the value of v only, so we shifting 1 upon u to the other side, but here it is in a positive sign, so after shifting to the another side it would become negative, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। so f minus 1 upon u, you got it the thing, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में वैल्यू पुट करो 1 अपॉन f की वैल्यू प्लस 1.50, समझ में आ रहा है, प्लस 1.50 माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको माइनस 5.00, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस में दी हुई है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1.50 प्लस 1.1 अपॉन 500, ये देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान में रखो, ये 1 अपॉन v जैसे का वैसा ये कंटिन्यू चलेगा, देयरफॉर 1 अपॉन v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम सेम लाना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एलसीएम सेम लाना है, एलसीएम सेम लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.00 एंड प्लस 1.50, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.50, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.50, गॉट इट, समझ में आया या कोई डाउट है? चलो इसके बाद में 1 अपॉन v क्या आएगा अभी 1 अपॉन v, अब देखो यहाँ पर इसको क्या कर दो प्लस, इसको क्या कर दो प्लस, तो ये क्या बनेगा 6.50, ये देखो ना 5 प्लस 1, ये सिंपल है यहाँ पे 5.00 प्लस 1.50 056, इस तरीके से प्लस करेंगे तो अपॉन 7.50, और ये प्लस का साइन सामने में रख दो, ठीक है, प्लस का साइन सामने में रख दो। अब हमें v की वैल्यू बनाने की, यहाँ पर v तो रेसिप्रोकल में है, हमें एक्चुअली में v की वैल्यू चाहिए, लेकिन v तो यहाँ पर रेसिप्रोकल में है, तो इसको क्या करो रेसिप्रोकल को कर दो उल्टा, मतलब कि उल्टा कर दो उसको और उसका रेसिप्रोकल लो, तो ये v ऊपर चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इस प्रकार से है ना, if a upon b after reciprocal written as b upon a upon b after reciprocal written as b upon a, समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब 1 अपॉन v तो v अपॉन 1, और अपॉन में 1 आपको डिवीजन में इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.50 अपॉन 6.50, समझ में आया? ये है देयरफॉर, अब इसको डिवाइड कर दो, है ना, इक्वल टू 7.5 अपॉन 6.5, इसको डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलता है 1.15 मीटर। अब मैं ये डायरेक्ट बताया, आपने सॉल्व करना है, अब मैंने ये डायरेक्ट बताया सॉल्यूशन, आपने इसको सॉल्व करना है, मैंने ये डायरेक्ट बताया, आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब कि v की वैल्यू क्या आ गई
distance of an image from the mirror is positive 1.15 मीटर, positive 1.15 मीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आपका जो नेचर और साइज है वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा मैग्निफिकेशन से। वो क्या निकलेगा, मैग्निफिकेशन से। और जनरली जो साइज होता है वर्चुअल इमेजेस का वो स्मॉलर होता है, ठीक है ना। सो देखो अभी मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। आपने ये फॉर्मूला देखे थे, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब माइनस v की वैल्यू क्या है 1.15, v की वैल्यू क्या है माइनस साइन अलग 1.15 और u की वैल्यू फिर से क्या है माइनस 5.00, माइनस 5.00। समझे क्या, ये माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो बचे यहाँ पर 1.15 और 5.00 है ना, 1.15 और 5.00। अब क्या करो, अब करो इन दोनों को डिवाइड, तो हमें आंसर मिलेगा 0.23, मतलब हमें पॉजिटिव 0.23 आंसर मिल रहा है। अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव रहता है, ध्यान दो, अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है मतलब वहां पर इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, इफ m is positive then the image is virtual, इमेज वर्चुअल रहेंगी और इमेज स्मॉलर भी रहती है एंड स्मॉलर रहती है। और कितने से स्मॉलर है वो यहाँ पर, जितना उसका मैग्निफिकेशन है, दो इज स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर, स्मॉलर इन साइज। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे लिख कर दे रहा हूँ, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे लिख कर दे रहा हूँ, स्मॉलर इन साइज बाय 0.23। मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी साइज रहेगा उसके साइज से 0.23 से वो स्मॉलर रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। अगर ऑब्जेक्ट अगर 1.23 का है तो इमेज का रहेगा हाइट 1.00, क्योंकि 23 से वो स्मॉलर है, 0.23 से वो स्मॉलर है फैक्टर से, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, आपका डेरिवेशन, आपका एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का। इसी प्रकार से आपको 10.2 भी दिया हुआ है और वहां पर कॉनकेव मिरर यूज किया गया है, कॉन्वेक्स के जगह पे कॉनकेव मिरर यूज किया गया है, बाकी कुछ नहीं। अब आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना है बेटा, आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना है। वो साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करो और उसके बाद में उसको भी सॉल्व करो, आसान है वो। और क्वेश्चन जो है दिए हुए आपको 1 और 2 पेज नंबर 171 पे, पेज नंबर 171 पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। वहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। आपको क्या बोला है वहां पे उस क्वेश्चन में, फोकल लेंथ निकालने बोले हैं, है ना। तो r इक्वल टू 2f होता, देयरफॉर f इक्वल टू r अपॉन 2, देयरफॉर f इक्वल टू r अपॉन 2। ये आपने याद में रखना है, ये आपने याद में रखना है। ये है आपका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। r की वैल्यू पुट कर देना, 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ आएगी इसकी 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 16 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका जो बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसका, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन बोला है वो क्या बोल रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड दैट इज एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब यहाँ पर आपको पोजीशन बताना है इमेज की, ठीक है। कॉनकेव मिरर में एक इमेज फॉर्म हो रही है, वो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब कि आपकी m की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ज्यादा है, समझ में आ रहा है। और
रियल इमेज है वो एक, रियल इमेज मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, पॉजिटिव 3 भी बोल सकते हैं आप, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। देन जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी वो आपको बताना है, तो मिरर फॉर्मूला आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, मिरर फॉर्मूला यूज कर, मिरर नहीं सॉरी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे आप, क्योंकि आपको वहां पर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना बोल रहा है वो 3 टाइम्स बड़ा है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपका, मैग्निफिकेशन आएगा 3, मैग्निफिकेशन कितना आएगा 3, और मैग्निफिकेशन में इमेज कैसी है, इमेज है रियल, इमेज कैसी है वो रियल इमेज है। ये देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपका 3, लेकिन इमेज है रियल मतलब नेगेटिव, मैग्निफिकेशन किसमें रहेगा, नेगेटिव में। जो u की वैल्यू है वो रहेगी -10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव में दिया जाता है। अब हमको क्या निकालना है, v की वैल्यू, हमको क्या निकालना है, v की वैल्यू। तो आपके पास में फॉर्मूला है, आपके पास में फॉर्मूला है m = -v/u, है ये फॉर्मूला, m = -v/u है ये फॉर्मूला। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू निकालो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू निकालो, नेगेटिव में आएंगी वैल्यू शायद से, हाँ नेगेटिव में आएंगी वैल्यू, ठीक है। चलो ऐसे आपको एग्जांपल सॉल्व करते चलना है, और यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि 2 पार्ट है ना ये लेसन में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद में उनमें जो है रे डायग्राम्स कैसी फॉर्म होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस व्हाट, ये सारी चीजें। रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ गया, रिफ्रैक्शन उसका अपोजिट है बिल्कुल भी, तो आपको इजीली समझ जाएगा। रिफ्लेक्शन में मिरर यूज होते हैं, रिफ्रैक्शन में लेंस यूज होंगे, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखेंगे, उसको भी करेंगे। बस आपने पहले ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, आज तक के जितने भी पार्ट आपने पढ़े 6 पार्ट, सबको अच्छे से पढ़ के रखना है, सभी को अच्छे से पढ़ के रखना है, तो रिफ्रैक्शन इजीली समझेगा और इजीली अपने दिमाग में जाएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में भी न्यू टॉपिक।